हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। आज हम लोग इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क्स का रिमेनिंग पोर्शन बचा है वो और स्पीड कंट्रोल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर भी पढ़ लेंगे हम लोग, सो डोंट वरी। चलो स्टार्ट कर देते हैं सीधा। हम लोगों ने मैक्सिमम टॉर्क की पेंडिंग था हमारा। मैक्सिमम टॉर्क के अलग अलग नाम है, देख लेना। एक आता है पुल आउट टॉर्क, दूसरा आता है ब्रेक डाउन टॉर्क, तीसरा आता है स्टॉलिंग टॉर्क। जब भी आपको ये सारे नाम दिखते हैं आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि ये मैक्सिमम टॉर्क है। मैक्सिमम टॉर्क का मतलब इससे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता है, और कर देता है तो पुल आउट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब आपका मोटर स्टॉप हो जाएगा। सो ये दिमाग में रख लेना। और मैक्सिमम टॉर्क ये जो आता है ये हमेशा नियरर टू फुल लोड आता है, लेकिन इसको हम लोग मैक्सिमम टॉर्क कहाँ आना चाहिए ये भी हम लोग सेट कर सकते हैं। कौन से स्लिप पे आना चाहिए ये भी हम लोग सेट कर सकते हैं। अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो स्क्विरल केज के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पे आना है वहाँ पे आएगा विथ रिस्पेक्ट टू योर R2 एंड X2 वैल्यूज। चलो ठीक है, अब ये बिट आता है कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए कंडीशन क्या है। इतना इंपॉर्टेंट बिट है, MCQs में आता है dt/ds = 0। ये जो कंडीशन है ये दिमाग में फीड कर लेना। T का मतलब है आपका टॉर्क का इक्वेशन। T मैक्स अपने डिराइव कर लिया हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, सो T मैक्स, और उसको अगर हम लोगों ने स्लिप से डेरिवेट कर लिया, ठीक है, आपका स्लिप से डेरिवेट कर लिया और इक्वेट किया 0, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फ्रॉम मैथमेटिक्स, बस वही अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। = 0 कर दिया, आपको मैक्सिमम टॉर्क का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मतलब ये क्या है, मैक्सिमम टॉर्क कौन से स्लिप पे आने वाला है ये आपको दिमाग में आ जाता है। उससे भी अच्छा आपके पास और एक कॉन्सेप्ट है, एक है थेवेनिन्स नेटवर्क। देखो ये इक्विवेलेंट सर्किट है आपका। इक्विवेलेंट सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स है आपके पास, एक रेजिस्टेंस है और आपका थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। अगर आप तीनों के तीनों रेजिस्टेंस, सॉरी ये लोड और ये थेवेनिन्स, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस सिस्टम्स को आप अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो तो इक्विवेलेंट टू थेवेनिन नेटवर्क है। तो ये भी वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, RTH = RL कर लेते हैं ना, मतलब RL = RTH कर लेते हैं। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, R2/S = X2 लिख दिया। सो बाय यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मुझे एक इक्वेशन मिल गया, R2/S = X2। अगर मैं S का वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ तो आता है R2/X2। यही होता है स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, मतलब ही SM। ठीक है, दिमाग में रख लेना। स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करोगे, R2/X2। लेकिन अगर ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है तो आपको स्लिप को वैरी कर सकते हो आप फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। कहीं पर भी आप अपने मैक्सिमम टॉर्क कहाँ आना चाहिए ये डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है। तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, R2 + RE/X2 आएगा। ठीक है, अब चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग स्क्विरल के लिए देखते हैं। तो अगर आपको पूछा गया है कि स्लिप मैक्सिमम टॉर्क के टाइम पे, मैक्सिमम स्लिप के टाइम पे कितना स्पीड है, तो सिंपली आप वही स्लिप को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे जो रोटर का स्पीड का इक्वेशन पढ़ा है हम लोगों ने वेरी फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम टॉर्क का इक्वेशन जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, 180/2π/ns SE2² SX2 द होल स्क्वायर प्लस SX2 द होल स्क्वायर। ये मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, R2 के जगह पर SX2 कर दिया है। ठीक है, और कुछ मैंने अलग से चेंज नहीं किया। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपका जो इक्वेशन है वो बन जाता है T max = 180/2π/ns E2² / 2x2 एट मैक्सिमम स्लिप। ठीक है, मैंने सब्सटीट्यूट करने के बाद काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क के स्लिप पे ऊपर डिपेंड नहीं होता। नहीं, आपने सब्सटीट्यूट कर दिया है ऑलरेडी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अब इक्वेशन आपको लास्ट में यही दिखता है E2²/X2, वैसा नहीं है, वो स्लिप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई। आपने जैसे सप्लाई, स्क्वायर ऑफ द सप्लाई, हमको पता है E1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 और V1 भी, ये तीनों की तीनों एक लाइन में लिखा है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी। ठीक है, अब देखते हैं कि T max इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस है X2। और आपको पता है रनिंग के अंदर कैसे होता है, रिएक्टेंस काफ़ी कम होता है तो मैक्सिमम टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन आता है कि स्क्विरल केज में ज़्यादा होता है या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ज़्यादा होता है आपका मैक्सिमम टॉर्क। सो आपका आंसर है कि देखो ये जो रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके वजह से आपका टॉर्क वैरी नहीं होने वाला। मतलब मैक्सिमम टॉर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ओनली मैक्सिमम टॉर्क इज़ डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस फॉर स्लिप। मतलब कौन से स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आना चाहिए ये रेजिस्टेंस डिसाइड करता है, लेकिन कितना टॉर्क आना चाहिए ये रेजिस्टेंस के हाथ में नहीं होता। कितना टॉर्क आना चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ आपके वोल्टेज
और आपके रिएक्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। चलो अब देखते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, उसका एयर गैप कैसे होता है, कम होता है, ठीक है। एयर गैप कम है, इसका मतलब क्या है, उसका रिएक्टेंस कम है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, उसका एयर गैप ज़्यादा होता है, रीज़न है उसको स्लिप रिंग का असेंबली वो सब माउंट करना है ना आपको, तो वहाँ पर एयर गैप ज़्यादा होता है। एयर गैप ज़्यादा है मतलब रिएक्टेंस ज़्यादा है, अगर रिएक्टेंस ज़्यादा है तो आपका टॉर्क कम होगा, और रिएक्टेंस कम है तो आपका मैक्सिमम टॉर्क कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो सिंपली हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम टॉर्क ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्लिप रिंग, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, देखो आपका जो रेजिस्टेंस है, रोटर रेजिस्टेंस, उसके ऊपर आपका मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर एक NS भी आ जाता है तो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप क्लियर है। और एक बिट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिट है, SSC JEE वगैरह जो एग्जाम्स आते हैं उनमें बहुत बार पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटर का एयर गैप का रेंज कितना होता है, वो होता है 3 mm to 5 mm। जैसे वहाँ पर ट्रांसफार्मर का थिकनेस, इंसुलेशन का थिकनेस, ठीक है, स्टैंपिंग का थिकनेस कितना होता है वो पूछते हैं ना आपको, वैसे ही आपको यहाँ पर इंडक्शन मोटर में 3 mm to 5 mm ये दिमाग में रख लेना, ये आपका एयर गैप है, ठीक है। अब और दो फार्मूलेज हैं, आपको ये न्यूमेरिकल्स में रखनी होगी। ऑलरेडी देखो आपने फुल लोड टॉर्क पढ़ लिया है, मैक्सिमम टॉर्क पढ़ लिया, स्टार्टिंग टॉर्क भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो लेता हूँ तो मुझे फार्मूला ऐसे बनता है, ठीक है। ये जो A है ये मैंने सब्सटीट्यूट करके ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर लिया है। A इज इक्वल टू क्या है आपका R2/X2, मतलब आप ये बोल सकते हो R2/X2, ठीक है। मैक्सिमम स्लिप बोल सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैक्स है, तो आप A के जगह पे SM भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, A के जगह पे SM लिखा तो भी चलेगा। अब यही फार्मूला को बस रटो, और किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद अगर आपको पूछा जाता है कि T स्टार्टिंग टू T मैक्स, तो आपको क्या करना है, सिंपली स्टार्टिंग में पता है ना स्लिप कितना होता है, 1 होता है, सिंपली इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दो, आपको मिलेगा 2A/A² + 1, 2A/1 + A², ठीक है। आई होप क्लियर है। और अगर आपको ऐसे पूछ दिया कि 2 फुल लोड अपॉन T मैक्स, तो इन दोनों का रेशियो ले लो, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। कहने का बात यही था कि इस फॉर्मूले को रटना है और कुछ नहीं, और ये फार्मूला आपके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे सॉल्व करके देगा। साथ में आपको ये जो बिट मैंने जो बार बार बोला है कि आपका जो रेजिस्टेंस वाला जो बिट है वो दिमाग में रख लेना। सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही हमारे पास रोटर में रेजिस्टेंस ऐड करने का एक प्रोविज़न है, उससे हम लोग सिर्फ ऑकरेंस ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं आगे का बिट क्या है। आगे का बिट है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बोला तो भी चलेगा, क्योंकि देखो हम लोगों ने ऑलरेडी टॉर्क पढ़ लिया, स्पीड पता है, स्लिप पता है, ठीक है। ये सारे बिट्स पढ़ने के बाद आपको ये जो दिख रहा है इसको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या है आपके पास। तो देखो आपके पास है टॉर्क है यहाँ पर, और यहाँ पर है आपके स्लिप है। देखो ये 0 स्पीड से लेकर ये फाइनल स्पीड तक है, और ये जो स्लिप है ये 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है। आपको ये जो ग्राफ है ना, इसके ऊपर बहुत सारे बिट्स बनते हैं। देखो कैसे सिंपली पूछते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको नाम दे दिया A और B, ये स्टेबल पोर्शन है कि अनस्टेबल पोर्शन ऑफ इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन है, ये ऐसे टाइप के बिट्स आते हैं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए ओके, ये जो पोर्शन है ये S1 है और ये क्या है S0 है, इसका मतलब क्या है, ये स्लिप लो है और ये स्लिप क्या है आपका हाई है। स्लिप हाई कब होता है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में, ठीक है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में। और स्लिप लो कब होता है, रनिंग कंडीशंस में, या फिर ऑलमोस्ट इक्वल टू फुल लोड कंडीशंस में, ठीक है। फुल लोड नहीं बोलेंगे, ऑलमोस्ट इक्वल टू नो लोड कंडीशंस में बोलेंगे। फुल लोड मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। अब देखो अभी हम लोगों ने एक बिट पढ़ा था कि मैक्सिमम टॉर्क वाला बिट, ठीक है। सो मैक्सिमम टॉर्क ये है आपका, मैक्सिमम टॉर्क से रिलेटेड जो स्लिप बनता है वो है मैक्सिमम स्लिप बनता है, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क का स्लिप मतलब ही SM, ठीक है। अब क्या है, आप क्या कर सकते हो, ये जो टॉर्क है ये मैक्सिमम है, बस उसी का नाम। आप ये जो इसका ऑकरेंस है इसको यहाँ लेके आ सकते हो, इसका ऑकरेंस इसको यहाँ लेके आ सकते हो बाय वेरिंग SM इज इक्वल टू R2/X2, ठीक है। अगर आप R2 का वैल्यू बढ़ाते हो
तो आपका जो ग्राफ है वो इस साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। और अगर आप R2 का वैल्यू कम करते हो तो आपका जो ग्राफ है वो इस साइड शिफ्ट होगा। ये भी बिट है, ग्राफ दिखाएंगे इफ़ वैल्यू ऑफ R2 इज़ चेंज, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ का जो पोर्शन है वो कौन सा रहेगा, यहाँ पर एक ग्राफ दे देंगे ऐसे टाइप में और बोलेंगे कि ये है कि वो है, ठीक है। ये बिट्स है, अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं है तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो मुझे पता है ऑलरेडी ये क्या है, स्टेबल एरिया है। रीज़न क्या है, आपके लो स्लिप्स। ऑलरेडी हम लोगों ने ये पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ये क्या है आपका हाई स्लिप्स, मतलब ये आपका अनस्टेबल एरिया है, ठीक है। सो मैक्सिमम टॉर्क्स को ज़्यादातर हम लोग स्टेबल एरियाज़ में शिफ्ट करते हैं। इसी का मतलब क्या है, आप रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या करते हो, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या करते हो, कम करते हो, ताकि अंडर रनिंग कंडीशंस की बात करें, ताकि आपको हाई मतलब लो स्लिप्स के पास आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलने की कोशिश हो। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आपका मोटर स्टार्टिंग पे ही मैक्सिमम टॉर्क डिलीवर कर देना है, तो आप इतना रेजिस्टेंस ऐड करते हो कि आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। सो ये भी हम लोग कर सकते हैं बाय जस्ट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप क्लियर है। R2 प्लस RE अगर हम लोग इंसर्ट कर देते हैं तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, आपके स्लिप का जो वैल्यू है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। आई होप एवरीवन इज़ क्लियर विद दिस। अब देखो मैंने लीनियर बोल दिया था ऑलरेडी, ये जो पोर्शन ये लीनियर, और ये जो दिख रहा है ये ऑलरेडी हम लोग को दिख रहा है, ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं, बस यहाँ पर रिकॉल हो रही है। सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपके रिकॉल होकर यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, तभी आपके बिट्स बनते हैं। इसीलिए मैं इसको इतने बार रिपीट कर रहा हूँ। T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, स्टेबल अनस्टेबल एरिया, मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क के ऊपर कोई टॉर्क नहीं होता, दिमाग में रख लेना। काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा देंगे या फिर कम कर देंगे तो मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू चेंज या फिर कम हो सकता है। एक बार रिएक्टेंस अगर बस आप, हाँ, अगर आपने वोल्टेज चेंज कर लिया या फिर आपने रिएक्टेंस चेंज कर लिया तो मैक्सिमम टॉर्क चेंज हो सकता है। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है E2/x2। चलो ठीक है, ये हो गया था आपका टॉर्क। अब हम लोगों ने पूरा टॉर्क पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, सॉरी टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ लेते हैं। मेरे मुंह से ट्रांसफार्मर इसीलिए निकल गया क्योंकि एग्जैक्टली दोनों के दोनों पैरेलल चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लॉसेस इन इंडक्शन मोटर है, देखो कॉपर लॉसेस वहाँ थे, आयरन लॉसेस वहाँ थे, बस वहाँ पर एक टाइप का लॉस नहीं था, वो था मैकेनिकल लॉस नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं कॉपर लॉसेस पता है हमको कैसे फाइंड करना है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, यहाँ पर उसको ब्लॉक रोटर बोलते हैं। आयरन लॉसेस कैसे फाइंड करते हैं, वहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट रहता था, यहाँ पर भी उसको ओपन सर्किट टेस्ट ही बोलते हैं। आप आपका जो मोटर है उसको नो लोड पर घुमाते हो, मतलब ही आपका स्लिप कितना होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए लोड भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। देखते हैं कैसे और क्या। चलो ठीक है, अब देखो हाँ, ये जो बिट है वहाँ पर कॉपर लॉसेस एट x फ्रैक्शन ऑफ द लोड इज इक्वल टू x² टाइम्स द फुल लोड कॉपर लॉसेस, ये यहाँ पर भी वैलिड है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको। अगर आ जाता है तो सिंपली 1 मार्क्स के लिए बिट आ जाता है कि अगर कॉपर लॉसेस इतने थे और फुल लोड पे इतने थे तो 10% लोड अगर मैंने कम कर दिया तो कितना होगा, तो आपको सिंपली 10% कम करके आंसर बता देना है, ठीक है। अब देखो कॉपर लॉसेस मतलब भी कॉपर के अंदर होने वाले, वाइंडिंग के अंदर होने वाले। आयरन लॉसेस मतलब आपके स्टेटर के कोर में ज़्यादा और रोटर के कोर में बहुत ही थोड़ा। थोड़ा क्यों, रीज़न है रोटर के कोर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो SF आएगा। लोड रनिंग कंडीशंस में SF का मतलब बस 2 और 3 हर्ट्ज, उससे तो एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस इतना ज़्यादा नहीं होता है, इतना नेग्लिजिबल होता है कि पूछो मत। सो आयरन लॉसेस मेजरली क्या है, आपका स्टेटर का कोर कॉन्स्टिट्यूट करता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि रोटर का कोर थिक लैमिनेशन से बनाया जाता है, वेराज स्टेटर का कोर बहुत ही थिन लैमिनेशन से बनाया जाता है, ठीक है। थिकनेस ऑफ लैमिनेशन क्वेश्चन था, अच्छे से दिमाग में रखो, 0.2 mm, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो एडिशनल है मैकेनिकल लॉस, वो आता है फ्रिक्शन लॉस। चलो और मैं बताता हूँ, इन तीनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हमेशा SSC JEE के एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है। अब पूछते हैं सिंपली कि बेयरिंग फ्रिक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपके दिमाग में आना चाहिए स्पीड। इसको मैं तो सिंपली बोलता हूँ, दिमाग में नहीं आना चाहिए, इसको रटना है आपको, साइड में लिख लेना। बेयरिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ब्रश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², ब्रश का फ्रिक्शन, ठीक है। और विंडेज लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द स्पीड। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बिट था लास्ट ईयर,
सो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए इसको पढ़ना चाहिए। यही डिफरेंस होता है गेट के लिए पढ़ना और स्टेट गवर्नमेंट के जो PSUs होते हैं उनके लिए पढ़ना, ठीक है। सो ब्रश फ्रिक्शन अगर पूछा है तो स्क्वायर, और विंडेज अगर पूछा है तो n³ और एक बिट है विंडेज फ्रिक्शन के लिए, सॉरी विंडेज लॉस के लिए, कि अगर मैंने रिएक्टेंस बढ़ता है तो मेरा विंडेज लॉस पे कुछ इफेक्ट होता है क्या? जी बिल्कुल। एक्चुअली विंडेज लॉसेस आर डिपेंडेंट ऑन एयर गैप, ठीक है। जिस मशीन का एयर गैप ज़्यादा है वहाँ पर आपके विंडेज लॉस ज़्यादा होते हैं, जिस मशीन का एयर गैप कम है वहाँ पर विंडेज लॉस कम होते हैं, ठीक है। सो ये बिट दिमाग में रख लेना, इसका मतलब आपको समझ गया है कि स्क्विरल केज में विंडेज लॉस कम होते हैं कंपेयर टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछते हैं कि ये विंडेज लॉस है कौन से इसमें ज़्यादा रहेंगे, सारे रेटिंग्स वगैरह सब सेम है, बस विंडेज लॉस किस में ज़्यादा रहेगा। हम लोग सिंपली बोल देते हैं यार रेटिंग वगैरह सब सेम है तो दोनों सेम ही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है, स्पीड भी उतना ही है, ठीक है। और पढ़ाया तो सर ने तो इतना ही था कि विंडेज लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर क्यूब ऑफ द स्पीड, ठीक है। सर ने तो ये नहीं बोला था ना रिएक्टेंस, लेकिन नहीं, आपको दिमाग में रखना है कि रिएक्टेंस, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ लेते हैं, उसमें नो लोड टेस्ट और ब्लॉक, ठीक है। देखो टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर बोला मतलब हम लोग पूरा डेप्थ में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इट इज़ इक्विवेलेंट टू टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। हम लोग बहुत ही इसको शॉर्टकट में निपटाएंगे। देखो चलो करते हैं स्टार्ट। आपका जो ये मोटर दिख रहा है ये नो लोड पर है, मतलब यहाँ पर लोड कोई कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब स्लिप कितना है आपका, नो लोड पे स्लिप ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होता है। हम लोगों ने बोल दिया कि आपका स्लिप कितना है 0। यहाँ पर अगर आप स्लिप का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हो 0 तो ये कितना आ जाता है, इन्फिनाइट। इसका मतलब इन्फिनाइट है तो ये पूरा ब्रांच क्या हो गया आपका, रिडंडेंट हो गया। तो आपको पूरे के पूरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ IW एंड X0, ठीक है, सॉरी IW एंड Imu, इसका मतलब ये R0 एंड X0 के अक्रॉस जो कुछ भी एनर्जी ड्रॉप होने वाला है, जैसे ट्रांसफार्मर में होता था नो लोड लॉसेस बोलकर हम लोग उसको बोलते थे, या फिर कांस्टेंट लॉसेस या फिर आयन लॉसेस बोलो, ये सारी चीज़ें आपके फाइंड हो गए सिंपली। सो जब भी आप इंडक्शन मोटर को नो लोड पे ऑपरेट करते हो तो वो उतना ही सिर्फ और सिर्फ लोड को जितना सप्लाई करने के लिए ज़रूरत होता है, इंडक्शन मोटर का कैपेबिलिटी होता है कि वो उतना ही ड्रॉ करेगा सिंपली। सो आपने कोई लोड पुटअप ही नहीं किया तो वो उतना ही अमाउंट जितना उसके फ्रिक्शन लॉसेस आयन लॉसेस को सप्लाई करने के लिए लगने वाला है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा। तो सिंपली इसके अंदर जो वैट मीटर है हम लोगों ने लगाया है, आपका जो W इज इक्वल टू क्या रहेगा, वो W1 प्लस W2 रहेगा। मतलब ये आपके आयन लॉसेस क्या रीड कर रहे हैं या फिर आपका वैट मीटर क्या रीड कर रहा है, √3 टाइम्स V1 I0 cos ऑफ ∅0। वैट मीटर का मतलब W1 प्लस W2 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑलरेडी ये देखो शंट ब्रांच है, तो नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर किस लिए होता है, तो आपको शंट पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए होता है। एक हो गया आपका रेजिस्टेंस, दूसरा है आपका इंडक्टेंस, ठीक है। तो सिंपली V पर फेज इज इक्वल टू क्या है आपका, मैंने स्टार कनेक्शन का एज्यूम कर लिया, तो V पर फेज इज इक्वल टू V1 हो गया आपका। I पर फेज इज इक्वल टू कितना लेंगे हम लोग, I0/√3, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने सब्सटीट्यूट कर लेना है, R का वैल्यू पता है, X का वैल्यू पता है, और इसका ड्राइंग तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। तो आप सिंपली एक बार वापस से ट्रांसफार्मर का लेक्चर देख सकते हो अगर आपको टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर ठीक से करना है तो। यहाँ पर बस आपको √3 फैक्टर का अच्छे से दिमाग में रखना है। अब देखते हैं कि ब्लॉक्ड रोटर में आपको ये जो नो लोड टेस्ट का अरेंजमेंट था इसको एज इट इज़ रखना है। बस इसके ऊपर इतना अमाउंट ऑफ लोड पुटअप कर देना है कि आपका इंडक्शन मोटर उसको सप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एक बात देखो, यहाँ पर आपको रेटेड वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, रीज़न आपको पता है। और यहाँ पर आपको रेड्यूस्ड वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। रेड्यूस्ड वोल्टेज का मतलब 10 to 12% ऑफ योर रेटेड वोल्टेज। अगर आप रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा आपके इंडक्शन मोटर से, उसको हम लोग बोलते हैं आई शॉर्ट सर्किट स्टेडी करंट, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको। और देखो यहाँ पर देखो स्लिप का वैल्यू कितना है आपका, स्लिप का वैल्यू कितना है, कम्प्लीटली 1 है। 1 का अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ 1/1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये जो ब्रांच है पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया, और ये तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करता है, हम लोगों को ऑलरेडी पता है। इसीलिए मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें सिर्फ और सिर्फ R01 X01 है, जैसे कि आपके ट्रांसफार्मर में होता था, ठीक है। आई होप क्लियर है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वैट मीटर आया है वो 3 टाइम्स ऑफ IBR² R0 पर फेज। अब आप बोलोगे IBR का मतलब क्या,
है IBR का मतलब आपने जब ये रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई किया है ऐसे कंडीशंस में जो करंट आपके सर्किट के अंदर से फ्लो होने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं IBR, नथिंग एल्स। ठीक है, आई होप क्लियर है कि यहाँ पर कॉपर लॉसेस कैसे मिल जाता है और यहाँ पर आयरन लॉसेस कैसे मिल जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग आपके पूरे इंडक्शन मोटर के लॉसेस कैलकुलेट करते हैं। इसके आगे और एक बिट आता है सर्कल डायग्राम बोलकर फॉर इंडक्शन मोटर, लेकिन हम लोग उससे इतना इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे बिट के लिए। हम लोग बस यहाँ पे कांस्टेंट लॉसेस, यहाँ पे आपका कॉपर लॉसेस, यहाँ पे नो लोड है, आपका स्लिप कितना रहेगा, यहाँ पे फुल लोड है, यहाँ पे स्लिप कितना रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, और यहाँ पर आप रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हो। यहाँ पर रेटेड करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कम अमाउंट ऑफ वोल्टेज में ही रेटेड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, उसी का मतलब होता है IBR। ठीक है, या फिर ब्लॉक रोटर कंडीशन में अगर आपने रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई किया है तो कितना अमाउंट ऑफ रेटेड करंट अगर पास होता है उसको हम लोग ब्लॉक रोटर करंट बोलते हैं सिंपली। आई होप क्लियर है दोनों बिट्स। यहाँ पर आपको कॉपर लॉसेस मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। चलो ठीक है, कौन से टाइप्स है ये देख लेते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम लोग NS इज इक्वल टू 120F/P। इसका मतलब आपका जो सिंक्रोनस स्पीड है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया है, स्पीड कंट्रोल को दो अलग टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक आता है स्लिप को कंट्रोल करना, मतलब सीधा रोटर पर एक्शन रहेगा, और दूसरा आता है स्पीड, मतलब सिंक्रोनस स्पीड को कंट्रोल कर आपका रोटर का स्पीड को कंट्रोल करना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसी के अंदर स्लिप कंट्रोल करना मतलब पहला आता है वोल्टेज कंट्रोल, दूसरा है रोटर रेजिस्टेंस, और तीसरा है रोटर EMF इंजेक्शन मेथड। ठीक है, हर एक का अपना अपना एक अलग तरीका है। अब अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर लें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब स्पीड। ठीक है, यहाँ पे आएगा पोल चेंजिंग, और एक नया कॉन्सेप्ट है वो है कैस्केडिंग, यहाँ पर नया है, तो यहाँ पर रोटर EMF इंजेक्शन मेथड नया है। चलो देखो, वोल्टेज कंट्रोल ये दोनों के लिए काम आएगा, स्क्वायरल और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, और जहाँ रोटर रेजिस्टेंस की बात आ गई, ये सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही काम आएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में काम आएगा। अगेन रोटर EMF इंजेक्शन मेथड भी सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग में ही काम आते हैं। सो ये बिट्स आपके दिमाग में रहना है। ये बिट्स पूछे जाते हैं कि फॉलोइंग आर द मेथड्स विच आर सूटेबल फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो आपको ये दोनों चीज़ें दिमाग में रहना चाहिए। साथ में वोल्टेज कंट्रोल तो है ही, उसका बेनिफिट कोई बात ही नहीं है, लेकिन वोल्टेज कंट्रोल ये सिर्फ लिमिटेड टू स्क्वायरल एज वेल एज स्लिप रिंग है। स्क्वायरल में सिर्फ और सिर्फ यही यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग स्लिप कंट्रोल की बात करें। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ गया फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, दोनों के लिए होगा। अगेन पोल चेंजिंग दोनों के लिए होगा। कैस्केडिंग सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग के लिए आता है। सो ये सारे जो बिट्स हैं ये आपके दिमाग में रहने चाहिए कि कौन सा मेथड कौन से मोटर पे सूटेबल है और नहीं है। चलो ठीक है, अब एक्चुअली स्पीड कंट्रोल तो रहता ही है, लेकिन उसी के अंदर टॉर्क का वेरिएशन कैसा रिक्वायर्ड है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, ये जो दोनों ग्राफ्स है ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, ये है आपकी कांस्टेंट टॉर्क और ये है आपकी कांस्टेंट पावर। ऑलरेडी मैंने टाइप ऑफ लोड्स में पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, सो ये वेरिएबल पावर और यहाँ पर वेरिएबल टॉर्क पूछा जाता है। सिंपल बिट आता है, कांस्टेंट पावर है और वेरिएबल टॉर्क है। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ऐसे टाइप्स के बिट्स आते हैं, दिमाग में रखना है आपको। ये तो बस आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, पैरेलल लाइन इक्वेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली पहला जो वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक है वो पढ़ लेते हैं। वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक आप सिंपली कोई भी सिस्टम यूज़ कर स्टेटर का इनपुट वोल्टेज जो है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, मान लो आपके पास 3 फेज़ कुछ डिमर है, 3 फेज़ डिमर है, चलो ठीक है, या फिर आपके पास सिंपली रेजिस्टिव नेटवर्क है, रेजिस्टिव बैंक है, उसके थ्रू आप वोल्टेज को ड्रॉप करवा के दे रहे हो। ठीक है, चलो अब देखो, या फिर आपके पास सिंपली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपको वोल्टेज कंट्रोल करके देने वाला है, ख़त्म बात आपका। ठीक है, अब ये जो आपका रनिंग टॉर्क है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, रनिंग टॉर्क। ठीक है, रनिंग टॉर्क इज इक्वल टू S टाइम्स V1/R2। अब देखो, ये जो मेथड है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ये आता है कांस्टेंट टॉर्क मेथड्स में, मतलब पहला वाला कांस्टेंट टॉर्क मेथड्स। ठीक है, बिट आता है वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक क्या है, कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर मेथड है। ठीक है, अब देखो उसी के हिसाब से यहाँ पर वेरिएशन होगा। अब बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिलो द रेटेड स्पीड ऑफ मोटर के लिए यूज़ होता है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ,
दिस मेथड वोल्टेज कंट्रोल मेथड इज़ ओनली यूजफुल या फिर सूटेबल फॉर बिलो रेटेड स्पीड कंट्रोल ऑफ द मोटर। ठीक है, मतलब रेटेड स्पीड अगर 1500 आरपीएम है तो ये 1500 आरपीएम के नीचे ही काम करेगा। रीज़न है मैं वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकता, मैं वोल्टेज को सिर्फ कम कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा इंसुलेशन का कंस्टेंट आएगा। चलो अब मैंने क्या कर दिया, वोल्टेज कम कर दिया। अब मैंने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये क्या है, कांस्टेंट टॉर्क है। देखो अब कांस्टेंट है मतलब रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, तो आपका वोल्टेज अगर आपने कम कर दिया तो आपका स्लिप क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपका स्लिप बढ़ता है सिंपली तो आपका रोटर का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्लिप का मतलब क्या है, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच में का डिफरेंस। सिंक्रोनस स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी और पोल्स को हाथ नहीं लगाया है। ठीक है, तो आपका वेरी कौन होगा, तो आपको सिर्फ रोटर का स्पीड होगा। जैसे ही आपने वोल्टेज को ड्रॉप करवा दिया तुरंत आपका ये जो है स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको याद रखने जैसा बिट है ना, ये वाला बिट है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देगा आपको। SV1² इज इक्वल टू S2V2²। मतलब क्या कि पहले आपने वोल्टेज अप्लाई किया था इतना, स्लिप इतना था। अब आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया है इतना, मोटर का स्पीड पूछ लेंगे। बस आपको यही इक्वेशन याद रखना है। रीज़न ये है यहाँ पर टॉर्क क्या है, आपका कांस्टेंट है। बस आपके दिमाग में ये बिट बैठ गया तो आप वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक आराम से सीख गए हो। इसका मतलब S1V1² इज इक्वल टू S2V2² कटअप पुटअप करो और धड़ से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वोल्टेज मैंने 10% कम कर दिया, स्पीड में कितना वेरिएशन आ रहा है। वोल्टेज मैंने 20% कम कर दिया, स्पीड में कितना वेरिएशन आएगा। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, 90% पुटअप कर दो, या फिर अगर बढ़ाया है तो उसने तो 110% पुटअप कर दो। यूजुअली ये अपर के लिए काम नहीं करता है, थ्योरी बिट आता है तो वो पूछेंगे। तो आपका आंसर है यूज फॉर लो स्पीड कंट्रोल, लोअर देन रेटेड स्पीड कंट्रोल हम लोग बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक। अब हम लोग पढ़ते हैं रोटर रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं रोटर रेजिस्टेंस मेथड। किसी भी तरीके से रोटर का वाइंडिंग बाहर आता है, स्लिप रिंग्स पर बैठता है, उसके नीचे हम लोग रेजिस्टेंस अगर ऐड करने का कोई एक अलग तरीका निकाल लेते हैं तो ये मेथड काम आएगा। मतलब आपको समझ गए कि ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए ही काम आता है, स्क्विरल के लिए काम नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने रोटर के रेजिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, और देखो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्टार्टिंग टॉर्क में अगर रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आपका क्या है, ये कांस्टेंट टॉर्क मेथड बोलकर जाना जाता है। ठीक है, सो दिमाग में रख लेना, जैसे ही मैंने आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दिया है उसी तरीके से वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लिप एक्ट आएगा, पिक्चर में आ जाएगा स्लिप। क्योंकि ये पता है कि ये क्या है, कांस्टेंट टॉर्क फिनोमेना है। अगर ये कांस्टेंट टॉर्क है तो यहाँ पर स्लिप को भी बढ़ना पड़ेगा। अगर स्लिप बढ़ रहा है इसका मतलब कि आपका स्पीड क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो मेथड है ये बिलो रेटेड स्पीड के लिए ही काम आता है। ठीक है, बिलो रेटेड स्पीड ऑफ मोटर, स्पीड कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ ये भी कांस्टेंट टॉर्क एंड वेरिएबल पावर ड्राइव है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है रोटर ईएमएफ इंजेक्शन। अच्छा, इसी में एक बिट मैं भूल गया, S/R इज इक्वल टू S/R2 + RE। ये बिट आपको न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए आसान होगा। वहाँ पर आपने लिखा था S1V1² इज इक्वल टू S2V2²। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इन्हीं के बेसिस पे आपके इसकी न्यूमेरिकल निकल जाएंगे। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशंस है कि इनके बेसिस पे आपको ज़्यादातर थ्योरी बिट्स आएंगे कंपेयर टू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब देखते हैं कि रोटर ईएमएफ इंजेक्शन हम लोग क्या करते हैं। ऑलरेडी आपको अरेंजमेंट तो पता चल गया कि आपके रोटर के वाइंडिंग्स बाहर आने वाले हैं वाया स्लिप रिंग। अगर आपने किसी एक्सटर्नल सोर्स को इंजेक्ट कर लिया एग्जैक्ट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ठीक है, अगर आपने एक्सटर्नल एनर्जी को ईएमएफ को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपको ऑलरेडी पता है अगर कांस्टेंट टॉर्क है, ये भी कांस्टेंट टॉर्क है। ठीक है, आपके दिमाग में रख देना है कि ये सारे कंट्रोल्स कैसे हैं, कांस्टेंट टॉर्क है। सो कांस्टेंट टॉर्क है, इसका मतलब जैसे ही आपने ईएमएफ कम कर दिया तो टॉर्क को सेम रखने के लिए स्लिप क्या हो जाएगा, आपका बढ़ेगा। अगर स्लिप बढ़ता है इसका मतलब क्या है, आपका रोटर का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप 180 डिग्री आउट ऑफ फेज पुटअप करते हो तो आपका रोटर का स्पीड कम होने वाला है। ठीक है, अगर आप ईएमएफ को मैग्नीट्यूड वैरी कर पाओ तो आप आराम से स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। और एक तरीका है इसमें, अगर आपने 180 डिग्री इन फेज इंसर्ट कर दिया रोटर के अंदर तो ये क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, E1 + E2 आएगा। और अगर देखो अब
आपका ईएमएफ बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपके स्लिप को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। जैसे ही आपका स्लिप कम हो रहा है इसका मतलब स्पीड अबव जा रहा है। और अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है आपके ईएमएफ में तो आप अबव स्पीड कंट्रोल्स भी कर सकते हो। ये एक मेथड है जहाँ पर आपको याद रखना है कि स्पीड कंट्रोल्स आप अबव एंड बिलो दोनों कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब ही नॉन स्लिप वाला। NS इज इक्वल टू 120F/P। यहाँ पर आपका दिमाग में सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और पोल कंट्रोल रहेगा, ठीक है। पोल चेंजिंग मेथड है, एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है। अगर आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है ये डिसाइड कर लिया तो देखो ये सिर्फ और सिर्फ बिलो रेटेड के लिए काम आएगा। रीज़न मैं बता देता हूँ। देखो आपको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू V/F है, ठीक है। अगर आपने फ्लक्स को कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया तो आपका फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को बढ़ाते हो तो आपका फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेल नोन बिट है, कोई बात नहीं इसमें। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो जैसे आपने फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी कम हो गया, चलो ठीक है, और स्पीड भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। सिंक्रोनस स्पीड कम है तो ऑटोमेटिक आपका रोटर का स्पीड भी कम हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन लिमिटेशन क्या है, आपका फ्लक्स सैचुरेशन, ये आपका लिमिटेशन है। सो ये मेथड अकेले में यूज़ नहीं होता, इसके लिए आपके पास एक अलग मेथड है, उसका नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आप वोल्टेज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करते हो और अबव एंड बिलो। ये आपको यहाँ पर वोल्टेज का काम सिर्फ वैरी करने का काम इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स है। अगर स्पीड कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है वो डिसाइड करता है आपका फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो स्पीड बढ़ेगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कर रहे हो तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। और ये भी आपका कांस्टेंट टॉर्क डिवाइस ही कंट्रोल ही बोलते हैं इसको भी, कांस्टेंट टॉर्क, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैस्केडिंग। कैस्केडिंग में क्या होता है, दो इंडक्शन मोटर लगते हैं, आपको दो सेट चाहिए होते हैं। एक इंडक्शन मोटर का रोटर का आउटपुट दूसरे के स्टेटर के इनपुट में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैस्केड, ठीक है। दिमाग में रख लेना। यहाँ पर आपको बस दो बिट याद रखना है, ये होते हैं कम्युलेटिव कैस्केडिंग और दूसरा होता है डिफरेंशियल कैस्केडिंग, ठीक है। कम्युलेटिव के अंदर क्या है, आपके पोल्स के नीचे एडिशन होने वाला है, इसका मतलब आपका स्पीड क्या होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है। और अगर आपका नीचे पोल्स का डिफरेंस होने वाला है तो का स्पीड क्या होगा, अप होगा। काफ़ी लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, डिफरेंशियल है तो आपका अबव, ठीक है, और कम्युलेटिव है तो आपका बिलो। मतलब सिंपली बोलते हैं कि कम्युलेटिव एक्शन मैंने लिया है तो स्पीड में कैसे डिफरेंस आएगा। देखो यार स्पीड कम होने वाला है, कम्युलेटिव है, नाम पर मत जाना, ठीक है। और यहाँ पर है डिफरेंशियल तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। अब लास्ट आता है वो होता है पोल चेंजिंग मेथड। पोल चेंजिंग मेथड में क्या है, एक्चुअली आपके पास नंबर ऑफ़ पोल्स अगर मान लो 6 है, 4 है, 8 है, आप इसको चेंज कर कर आपके स्पीड को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो स्पीड को कैसे चेंज करेंगे, ऑलरेडी आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 120F/P। अगर मैंने नंबर ऑफ़ पोल्स को चेंज कर दिया तो मेरा स्पीड ऑटो वेरी हो जाएगा। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं एक ड्राइंग दिखाता हूँ, देखो यहीं से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग ये सब करते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो ये एक क्रॉस है, डॉट है, चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली पोल चेंजिंग का मतलब क्या होता है। और एक बात, पोल चेंजिंग मेथड में आपके पास करंट को डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए कोई अरेंजमेंट है स्टेटर वाइंडिंग में तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो ये एक क्रॉस है, ये एक डॉट है, तब मुझे पता है कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल आएगा, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल आएगा, क्रॉस है, डॉट है, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल आएगा, यहाँ पर एक साउथ पोल आ गया, 4 पोल आ गया ना। मैंने इन दोनों के डायरेक्शंस को अगर ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है, नॉर्थ और एक साउथ, नॉर्थ और एक साउथ, नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। अब देखो ये डॉट है इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ऐसे निकाला है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डॉट बना देता हूँ, सॉरी, ठीक है। ये आपका साउथ बन गया और हाँ ये आपका ओवरऑल साउथ बन गया और ये आपका ओवरऑल नॉर्थ बन गया। ये क्रॉस एंड या डॉट, यहाँ पे पोल चेंज हो रहा है ना, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसका मतलब यहाँ पे 4 पोल था और अभी क्या हो गया, 2 पोल। आपने क्या किया, सिंपली इन 2 वाइंडिंग्स, ये जो वाइंडिंग है और ये जो वाइंडिंग है, इनके बीच, इनके अंदर जो करंट जा रहा था उसको आपने चेंज कर दिया। जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, नंबर ऑफ़ पोल फॉर्मेशन अलग हो जाता है और आपका स्पीड कैसे हो जाता है, वेरी होता है। लेकिन इसमें क्या है कि स्पीड आपके स्टेप्स में
वेरी होंगे, मतलब पोल 2 से हुआ 4, 4 से हुआ एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप क्लियर है स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। आपको इससे ज़्यादा स्पीड कंट्रोल पढ़ना नहीं है, आपको एक चीज़ करना है, इसमें से जितने बिट्स आएंगे, जितने आपके MCQs आएंगे, आप उतने सॉल्व करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इंडक्शन मोटर, बस इसके न्यूमेरिकल रह गए। मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूँ इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। थैंक यू।